तो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, पहले उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में हमारे पास कंप्रेसर की जगह पर, जब वेपर कंप्रेशन साइकिल में हम कंप्रेसर यूज़ करते थे, यहाँ पर हमारे पास जनरेटर और एब्जॉर्वर यूज़ होता है। बाकी सिस्टम सब वही रहता है, हमारा कूलिंग वाटर सिस्टम कंडेंसर का, उसके बाद फिर हमारा रिसीवर के बाद एक्सपेंशन वाल्व और एवापोरेटर, बाकी सब सिस्टम वही रहता है। तो अब इसमें क्या होता है, एवापोरेटर से जो अमोनिया गैस आ रही है वो हमारा एब्जॉर्वर में, उसको वाटर के थ्रू, एब्जॉर्वर में जो हमारा वाटर कंटेंट होता है वो उसको एब्जॉर्व कर लेता है। तो इसके वजह से क्या होता है, जब वाटर अमोनिया एब्जॉर्व करता है तो ये आपका एक्सेस ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिससे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ जनरेट हो जाता है। अब इस टेम्परेचर को जनरेट होता है तो कूल करना पड़ेगा। इसको कूल करने के लिए अलग से हम कूलिंग अरेंजमेंट देते हैं और इस वाटर को हम एब्जॉर्वर को कूल कर देते हैं। उसके बाद ये रेफ्रिजरेंट ये जो हमारा अमोनिया वाटर मिक्सचर है, जो कि अमोनिया में वाटर का मिक्सचर बना हुआ रहता है, ये डाइल्यूट मिक्सचर होता है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हो जाता है। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन क्यों हो जाता है, क्योंकि हमेशा वाटर में एब्जॉर्ब होता रहता है अमोनिया, और इसको हम पंप के थ्रू फिर भेज देते हैं जनरेटर में जाता है। तो जनरेटर में क्या होता है, यहाँ पर अमोनिया एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन पंप के थ्रू जनरेटर में गया तो प्रेशर उसमें जनरेट हो गया। तो जनरेटर में जा कर के प्रेशर में, अंडर प्रेशर जो है वो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर उस सोल्यूशन को हम हीटिंग करते हैं स्टीम और हीटिंग कॉइल के थ्रू उसको हीटिंग करते हैं। हीटिंग करने से क्या होता है, अमोनिया वाटर से सेपरेट हो जाता है, और जो भी यहाँ से आपका अमोनिया वाटर का वीक सोल्यूशन जो होता है वो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू फिर एब्जॉर्वर में आ जाता है। तो यहाँ से पंप के थ्रू हाई प्रेशर करके जनरेटर में गया, जनरेटर में हीट किया हमने, हीट करने के बाद फिर वो चला गया एब्जॉर्वर में, थ्रू प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व एब्जॉर्वर में आ गया। उसके बाद जनरेटर में, चूँकि अलग से हम कॉइल देके इसको जनरेटर में गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से क्या होगा, अमोनिया वेपर जो है वो निकल करके आगे जाएगा, और वाटर तो इसी में रह जाएगा, लेकिन अमोनिया वेपर निकल के आगे जाएगा और वो कंडेंसर में पहुंचेगा। कंडेंसर में चूँकि वो वेपर प्रेशराइज्ड वेपर आ रहा है अमोनिया का, कंडेंसर में जाकर के वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस कैसे हो जाएगा, चूँकि कूलिंग वाटर इसके थ्रू पास करते हैं, ठंडा करते हैं इसको, और ये हीट जो होता है वो रिजेक्ट करता है बाहर की तरफ। तो ये हीट रिजेक्ट किया और ये फिर आकर के कंडेंस होकर के सीधा आ गया रिसीवर में आया, कंडेंस होकर के अमोनिया लिक्विड, और उसके बाद फिर वो रिसीवर के बाद जो गया वो एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू एवापोरेटर में गया। एवापोरेटर में वो हीट एब्जॉर्व करता है, वो हीट एब्जॉर्व करने के बाद जो है वो फिर चला जाता है, गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, और वो फिर चला जाता है हमारा एब्जॉर्वर में। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर वेपर कंप्रेशन साइकिल में हम कंप्रेसर यूज़ करते हैं, यहाँ पर कोई कंप्रेसर नहीं होता है। यहाँ पर हमारा जनरेटर होता है और एब्जॉर्वर होता है, और एक छोटा सा पंप लगा रहता है जो कि प्रेशर जनरेट करके एब्जॉर्वर से अमोनिया लिक्विड वाटर को जनरेटर में भेजता है। जनरेटर में प्रेशर ज़्यादा होता है, एब्जॉर्वर में प्रेशर कम होता है। जनरेटर से जब लिक्विड जो है वीक सोल्यूशन, जो वीक इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे स्टीम के थ्रू उसको गर्म कर रहे हैं तो वाटर अलग, अमोनिया अलग हो जाता है, और जो सोल्यूशन बचता है उसको हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू एब्जॉर्वर में लाते हैं। तो हमारा अमोनिया जो है वो, लिक्विड अमोनिया वाटर जो है वो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू पर एब्जॉर्वर में आ गया। अब एब्जॉर्वर में फिर हमारा एवापोरेटर से अमोनिया गैस आ रहा है तो वो उसको एब्जॉर्व करता रहता है, एब्जॉर्व कर लेता है, फिर वो सोल्यूशन स्ट्रांग हो जाता है। चूँकि अमोनिया यहाँ से आ रहा है, ऊपर से वीक सोल्यूशन आ रहा है, तो दोनों मिल करके एब्जॉर्व कर लिया, और ये फिर हमारा पंप के थ्रू चला जाता है जनरेटर में फिर जा कर के वहाँ पर हीटिंग होता है। हीटिंग के लिए अलग से हम सिस्टम देते हैं हीट करने के लिए, और फिर अमोनिया गैस निकल के चला जाता है कंडेंसर में। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एब्जॉर्वर और जनरेटर ये दोनों मिक्स होकर के
पंप का कंप्रेसर का काम करते हैं। जो हमारा वेपर कंप्रेसर साइकिल में कंप्रेसर होता है उसके जगह पर जनरेटर और एब्जॉर्वर मिल करके काम करते हैं। और बाकी सब फ्लो जो होता है हमारा सेम होता है जैसे और वेपर कंप्रेशन साइकिल में होता है, सेम उसी तरीके से फ्लो हमारा इसमें होता रहता है। लेकिन अब इसमें डिफेक्ट क्या आता है कि यहाँ से जो जनरेटर से अमोनिया निकल रहा है, अमोनिया उसमें वाटर पार्टिकल्स भी बहुत से चले जाते हैं और ये वाटर पार्टिकल्स जैसे कंडेंसर में जाएंगे लिक्विफाई हो जाएंगे, लिक्विफाई होकर के फिर हो जाएंगे रिसीवर में फिर जाएंगे एक्सपेंशन वाल्व में, अब फिर एवापोरेटर में। तो जहाँ जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा उनका एवापोरेटर के बाद या कहीं भी लाइन में कहीं भी, तो क्या होगा कि वाटर पार्टिकल जो होंगे वो जम जाएंगे, फ्रीज कर जाएंगे, टेम्परेचर जहाँ लो रहेगा और वो फ्लो अमोनिया का वाटर का फ्लो जो है वो रोक देंगे, मतलब वो फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, मॉडिफाइड वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। अब थोड़ा मॉडिफाइड वाले को हम लोग देख लें। ये मॉडिफाइड वाले का स्केच है, मॉडिफाइड वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का। इसमें जो पहले हमारा सिस्टम था जनरेटर, जो हमने आपको बताया था जनरेटर में एक एनालाइज़र लगा रहता है, ऊपर में एक एनालाइज़र लगा रहता है और एक रेक्टिफायर होता है। एक दो चीज़ें हो गई, रेक्टिफायर एक लगा देते हैं और एनालाइज़र लगा देते हैं। इसके अलावा इसमें हमारा हीट एक्सचेंजर लगा रहता है, 2 हीट एक्सचेंजर लगे रहते हैं। एक तो हमारा हीट एक्सचेंजर ये जो है वो ऑलरेडी हमारा एवापोरेटर में इंटर होना और एवापोरेटर से बाहर निकलना, इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंजर होता है। दूसरा हीट एक्सचेंजर होता है एब्जॉर्वर और जनरेटर के बीच में, लिक्विड जो स्ट्रॉन्ग लिक्विड सोल्यूशन हम भेज रहे हैं जनरेटर में और वीक लिक्विड सोल्यूशन आता है एब्जॉर्वर में, इन दोनों के बीच में भी हमारा एक हीट एक्सचेंजर लगा रहता है। इस तरह से 3 चीज़ें हम इसमें लगा देते हैं। 3 चीज़ों में पहला हमारा हो गया एनालाइज़र, दूसरा हो गया हमारा रेक्टिफायर और तीसरा हो गया हीट एक्सचेंजर। एनालाइज़र का काम क्या होता है, जब भी यहाँ से जनरेटर से जो अमोनिया वाटर वेपर ऊपर निकल रहा है तो एनालाइज़र में ट्रे लगे होते हैं। ट्रे क्या होते हैं, ट्रे के ऊपर से ये आपका स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आके गिरता है और ट्रे में जो वाटर वेपर अमोनिया ऊपर उठ रहा है उसमें अमोनिया जो है वो निकल जाता है और वाटर वेपर जो होता है वो ट्रे में वापस जनरेटर में पहुंच जाता है। इस तरह से प्योरिटी ऑफ अमोनिया बढ़ जाती है और ये फिर हमारा ऊपर में जाता है आपका जनरेटर में, रेक्टिफायर में। तो रेक्टिफायर भी एक हीट एक्सचेंजर होता है, उसमें जो कि हम कूलिंग वाटर एक साइड में फ़्लो करते हैं, दूसरे साइड में अमोनिया फ़्लो करते हैं, मतलब अमोनिया जो आ रही है उसको फ़्लो कराते हैं। तो इन दोनों के मिलने से क्या होता है, हमारा अमोनिया जो है वो ठंडा हो जाता है और कूलिंग वाटर जो होता है, कूलिंग वाटर के थ्रू जब अमोनिया ठंडा हो जाता है तो पानी जो है वो हमारा ड्रॉप के फॉर्म में अलग हो जाता है, अमोनिया गैस निकल के आगे चली जाती है। ये जो वाटर ड्रॉपलेट अलग हुए हैं ये ड्रिप पाइप के थ्रू फिर हम एनालाइज़र में भेज देते हैं। एनालाइज़र में भेजने से क्या होता है कि ऑलरेडी हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन आ रहा है हमारा एब्जॉर्वर से और वो ड्रिप पाइप के थ्रू जो वाटर आ रहा है दोनों फिर मिक्स होते हैं और वाटर अमोनिया फिर यहाँ सेपरेट होने लगते हैं। अब आगे जा कर के जो हमारा अमोनिया जो निकला है हमारा रेक्टिफायर से आगे निकल के वो कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में कूलिंग वाटर के थ्रू उसको हम कूल करते हैं। जब कूलिंग वाटर के थ्रू कूल करते हैं तो क्या होता है, जो अमोनिया हमारा आ रहा है वो लिक्विफाई होकर के लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। गैस फॉर्म में आ रहा है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, यहाँ आते आते लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के बाद फिर वो अमोनिया गैस जो है हमारा सीधा लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, वो अमोनिया लिक्विड जो है वो सीधा रिसीवर में आ जाता है। रिसीवर में आता है जब तो यहाँ इकट्ठा हो जाता है रिसीवर में और जितना रिक्वायर्ड होता है रिसीवर से वो हमारा जाता है एवापोरेटर के लिए। तो एवापोरेटर में जाने से पहले यहाँ एक हीट एक्सचेंजर लगा रहता है। अब ये जो अमोनिया आ रही है ये गर्म हॉट होती है, काफ़ी उसका टेम्परेचर हाई होता है, वो उसको हम हीट एक्सचेंजर के थ्रू पहले पास कराते हैं और फिर उसके बाद उसको हम देते हैं कहाँ, एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व के बाद फिर तब वो एवापोरेटर में जाता है। एवापोरेटर में जाने के बाद जो आउटलेट होता है एवापोरेटर का, चूँकि अब यहाँ तो ठंडा हो गया अमोनिया, एवापोरेटर जो आउटलेट होता है वो फिर हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम पास करा करके और फिर सीधा उसको हम एब्जॉर्वर में भेजते हैं। तो आप ये देखें
कि यहाँ जो हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है एवापोरेटर में इंटर करने से पहले और एवापोरेटर में निकलने के बाद, ये दोनों गैसेस को हम एक दूसरे से हीट एक्सचेंज करा देते हैं, जिससे कि टेम्परेचर हमारा स्टेडी हो जाता है। लो टेम्परेचर हाई में नॉर्मल हो जाता है और हाई टेम्परेचर लो बन के नॉर्मल हो जाता है। दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होता है। तो ये एक हीट एक्सचेंजर यहाँ लगा रहता है। दूसरा हीट एक्सचेंजर जो हमने बताया था आपको, वो जनरेटर से जब लिक्विड निकल रहा है तो वो हाई टेम्परेचर होगा, चूँकि वो जनरेटर के बाद जो है गर्म होकर के निकल रहा आ रहा टेम्परेचर, उसको हम हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास कराते हैं। तो हीट एक्सचेंजर के थ्रू जब पास करेंगे तो हीटेड रहेगा, वो हीट इधर डिसिपेट करेगा, जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन एब्जॉर्वर से आ रहा है उसको हीट डिसिपेट करेगा, और ये जनरेटर से जो आ रहा है वो हीट एक्सचेंजर के बाद जो है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बाद से सीधा एब्जॉर्वर में आ जाता है। एब्जॉर्वर में आने के बाद जो है फिर वो एब्जॉर्वर में आने के बाद फिर इधर से जो अमोनिया आ रही है उसको एब्जॉर्व करके और वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बन करके फिर चला जाता है आपका पंप के थ्रू, हम फिर भेज देते हैं उसको हीट एक्सचेंजर में। तो हीट एक्सचेंजर दूसरा नंबर का जो है वो यहाँ पर आपका लगा हुआ है एब्जॉर्वर और जनरेटर के बीच में। तो यहाँ पर हीट एक्सचेंज होता है हॉट लिक्विड अमोनिया होता है, और दूसरा जो दूसरा हमारा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन अमोनिया जो कि टेम्परेचर कम होता है उसका, इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होता है यहाँ पर हीट एक्सचेंजर नंबर 2 में। इस तरह से हम देखते हैं कि 2 हीट एक्सचेंजर्स हमें लगे हुए हैं एक्स्ट्रा, और एक एनालाइज़र लगा हुआ है और एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। इन दोनों का फंक्शन ये होता है कि इन दोनों का फंक्शन यहाँ पर अमोनिया और वाटर के सॉल्यूशन में से पानी को अलग करने का इनका फंक्शन होता है। अब अमोनिया और वाटर दो हमारे होते हैं। अमोनिया जो होता है रेफ्रिजरेंट होता है और वाटर जो होता है एब्जॉर्बेंट होता है। दोनों के बीच का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो होता है करीब 200 डिग्री के करीब फ़र्क होता है, एक दूसरे से फ़र्क होता है। तो पहले अमोनिया बॉयल होकर के चला जाता है, वाटर बाद में बॉयल होता है, लेकिन फिर भी अमोनिया के साथ वाटर के पार्टिकल्स बहुत से निकल के चले जाते हैं, तो हमें उनको रोकना रहता है। वो पार्टिकल ना जाने पावे उनको हमें रोकना रहता है, ये हमारा काम रहता है। तो उनको रोकने के लिए ही हम यहाँ पर एनालाइज़र लगाते हैं और दूसरा रेक्टिफायर लगाते हैं। रेक्टिफायर में जो भी हमारा वाटर ड्रॉपलेट बचता है वो ड्रिप पाइप के थ्रू जो होता है सीधा एनालाइज़र में आ जाता है, एनालाइज़र से होता हुआ फिर वो जनरेटर में आ जाता है। तो हमारा फंक्शन एनालाइज़र और जनरेटर का एनालाइज़र और रेक्टिफायर का है कि वो वाटर पार्टिकल को आगे जाने ना दे, कंडेंसर में जाने ना दे। हमारा एम ये चूँकि जहाँ वो कंडेंसर में गए, कंडेंसर चूँकि यहाँ पर ये फेज चेंज होगा, वाटर कूलिंग वाटर दे रहे हैं, कूलिंग वाटर अलग से आ रहा है, फेज चेंज होगा, तो हो सकता है इसके अंदर अगर पानी के पार्टिकल रहेंगे तो वो फ्रीज हो जाएंगे तो लाइन को चोक कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 चीज़ें लगाते हैं, दैट इज़ योर रेक्टिफायर और दूसरा एनालाइज़र। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जस्ट टू चेक द वाटर पार्टिकल टू मूव अहेड, वो वाटर पार्टिकल आगे ना जाने पावे, इसलिए इसको हम लगाते हैं। उसके अलावा 2 हीट एक्सचेंजर हमने आपको बताया, 2 हीट एक्सचेंजर लगाते हैं जिससे कि हीट एक्सचेंज होता है, और फ़ायदा ये होता है कि हमको जनरेटर में जो अलग से हीट कॉइल के थ्रू हम देते हैं वो हमारा उसका अमाउंट ऑफ हीटिंग कम हो जाता है, तो जिससे हम लो हीटिंग सिस्टम लगा करके भी जनरेटर में हम हीटिंग दे सकते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो कम हो जाती है। जब हीट एक्सचेंजर यहाँ दोनों जगह लगा देते हैं तो क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड कम हो जाती है, जो कि हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है, हीट कम से कम हमारा यहाँ पर जाने पावे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जनरेटर के बाद एनालाइज़र लगा दिया, एनालाइज़र के बाद रेक्टिफायर लगा दिया, रेक्टिफायर के बाद जो है हीट एक्सचेंजर लगाया, एक हीट एक्सचेंजर यहाँ लगाया, दूसरा हीट एक्सचेंजर जो है यहाँ लगाया, दोनों हीट एक्सचेंजर। तो 3 चीज़ें हमने एक्स्ट्रा लगाया उसी सिस्टम पर। जो पहले हमारा सिस्टम था ये आपका सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम था, जिसमें कि हम एब्जॉर्बर और जनरेटर लगाए थे और एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व था और पंप एक लगाए हुए थे। और यहाँ पर जो हम जब मॉडिफाई कर दे रहे हैं तो हमारा पंप और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व तो लगा ही हुआ है, बस वही हमने क्या किया, 3 इक्विपमेंट एनालाइज़र, एनालाइज़र, रेक्टिफायर और हीट एक्सचेंजर, ये हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, जिससे कि हमारा सिस्टम जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, सिस्टम मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि
थर्मोडाइनमिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बेंट मिक्सचर। अब यहाँ पर रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बेंट मिक्सचर क्या क्या है आपका, वाटर है और अमोनिया है। तो थर्मोडाइनमिकल रिक्वायरमेंट क्या है कि सॉल्युबिलिटी रिक्वायरमेंट, द रेफ्रिजरेंट शुड नॉट हैव मोर देन रेनॉल्ड नंबर so that strong solutions highly rich in the refrigerant is formed to the absorber by to absorption of the refrigerant vapor। मतलब हमारा दोनों की solubility नहीं होनी चाहिए। रेफ्रिजरेंट और वाटर कहने का मतलब ये है, रेफ्रिजरेंट और वाटर का दोनों soluble एक दूसरे में नहीं होनी चाहिए। फिर आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत फ़र्क होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट का और वाटर का दोनों में 200 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। पहले हमारा अमोनिया बॉयल कर जाएगा, फिर वाटर बाद में बॉयल करेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी और क्या होना चाहिए, दे शुड हैव लो विस्कोसिटी टू मिनिमाइज द पंप वर्क। विस्कोसिटी कम से कम रहेगा तो हमारा पंप जो लगा है उसको कम काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देयर शुड बी लो फ्रीजिंग पॉइंट निगेटिव होना चाहिए, जीरो से नीचे होना चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल हो नीचे होना चाहिए जीरो से। इट शुड हैव गुड केमिकल एंड थर्मल स्टेबिलिटी, और केमिकली इसको डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। ये सब प्रॉपर्टी हमारी रेफ्रिजरेंट के लिए चाहिए। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट एंड एब्जॉर्बेंट। आइडियल केस में क्या होना चाहिए, पहला द रेफ्रिजरेंट शुड हैव हाई एफिनिटी फॉर द एब्जॉर्बर एट लो टेम्परेचर। मतलब रेफ्रिजरेंट को की एफिनिटी एब्जॉर्बर की तरफ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एब्जॉर्बर उसको घोल लेगा, घुला देगा, तो इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 2, कम्बिनेशन शुड बी हाई डिग्री ऑफ निगेटिव डेरिवेशन फ्रॉम, ये उतना वो नहीं। द मिक्सचर शुड हैव लो स्पेसिफिक हीट एंड लो विस्कोसिटी। लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी होनी चाहिए। द मिक्सचर शुड बी नॉन करोसिव। मिक्सचर को नॉन करोसिव होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें करोजन लग जाए। उसके बाद द मिक्सचर शुड हैव ए स्मॉल हीट, उसकी हीटिंग कैपेसिटी भी कम होनी चाहिए। द मिक्सचर शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए। देयर शुड बी ए लार्ज डिफरेंस इन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रेफ्रिजरेंट एंड द एब्जॉर्बेंट। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत फ़र्क होना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ है, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या कि